हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में। इसको हम स्पिन स्पिन कपलिंग भी कहते हैं। अब देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें जो पीक्स बनती हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मींस किसी भी कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रम में अगर दो पीक्स बनती हैं तो हम कह सकते हैं उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल में दो तरह के प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर तीन पीक्स बनती हैं तो हम कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल में तीन तरह के प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, डिफरेंट पीक्स डिफरेंट प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मींस पहली पीक की बात करें तो ये एक टाइप के प्रोटॉन से बनती हैं। मींस ये सारे प्रोटॉन इक्विवेलेंट होंगे। इसी तरह से दूसरी पीक की बात करें तो इस पीक के जो प्रोटॉन्स हैं वो सारे इक्विवेलेंट हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन के एक सेट के लिए एक पीक बनती है और उसको हम सिंगलेट कहते हैं। और किसी भी मॉलिक्यूल में जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सेट होंगे उसमें उतनी ही पीक बनेगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम फिनाइल एसीटोन के एनएमआर स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसमें तीन पीक्स बनती हैं। मींस उसमें तीन सिंगलेट पीक बनती है। पहली पीक मिथाइल ग्रुप के तीन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी पीक मिथाइलिन ग्रुप के दो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगी। और जो तीसरी पीक है वो फिनाइल ग्रुप के पांच इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। अब इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो तीन पीक्स बनती हैं वो इस तरह से सिंगलेट पीक की फॉर्म में बनती हैं। लेकिन अगर दूसरे कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो पीक बने वो इस सिंगलेट फॉर्म में ही बने। मींस हम कह सकते हैं किसी दूसरे कंपाउंड में ये जो सिंगलेट पीक हैं वो इस डबलेट फॉर्म में भी बन सकती हैं, या हम कह सकते हैं कोई भी सिंगल पीक जो है वो स्प्लिट भी हो सकती हैं। तो देखिए, अगर किन्हीं इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सेट के लिए जो पीक हैं वो दो पीक में स्प्लिट हो जाती हैं तो उसको हम डबलेट कहेंगे। इसी तरह से किसी भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सेट की जो पीक हैं वो तीन पीक्स में स्प्लिट हो जाती हैं तो उसको हम ट्रिपलेट कहेंगे। इसी तरह से 4 पीक्स को क्वार्टेट, 5 पीक्स को क्विंटेट, 6 पीक्स को सेक्सटेट और 7 पीक्स को सेप्टेट कहते हैं। तो इस तरह से किसी भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सेट की जो पीक हैं वो स्प्लिट होती हैं तो उसको हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग कहते हैं। अब देखिए, इसको 112 ट्राइक्लोरोइथेन के एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें दो तरह के प्रोटॉन्स हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल में दो तरह के प्रोटॉन्स का सेट बनता है। अब इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर दो सेट हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर दो पीक बननी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर इस कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें टोटल 5 पीक्स बनती हैं जो कि दो ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं। देखिए, 5 पीक्स की बात करें तो दो इस तरह से एक साथ रहेगी जिसको हम डबलेट कहेंगे, और 3 पीक्स इस तरह से एक साथ रहेगी जिसको हम ट्रिपलेट कहेंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन ए की जो पीक है वो 3 पीक्स में स्प्लिट हो जाती है और प्रोटॉन बी की जो पीक है वो 2 पीक्स में स्प्लिट हो जाती है। इसी स्प्लिटिंग को हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। अब देखिए, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की डेफिनेशन की बात करें तो जब कोई भी प्रोटॉन अपने नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसका जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जाता है। इसको ही हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। अब किसी भी प्रोटॉन के सेट का जो सिग्नल है वो कितनी पीक्स में स्प्लिट होगा तो उसके लिए हम एक एम्पिरिकल रूल का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं n+1 रूल। यहाँ पर n नंबर ऑफ नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इस रूल की बात करें तो किसी प्रोटॉन के पास n नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं तो उसका जो सिग्नल है
वो n+1 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के प्रोटॉन्स का सेट प्रेजेंट है। इस सेट में एक प्रोटॉन है और इस सेट में दो प्रोटॉन है। अब देखिए, ये दोनों प्रोटॉन्स के सेट क्या करते हैं, अपने नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को अफेक्ट करते हैं। मींस ये सेट क्या करेगा, इसको अफेक्ट करेगा और ये सेट क्या करेगा, इसको अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है, अगर किसी प्रोटॉन के पास n नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं तो उसके सिग्नल n+1 पीक्स में डिसोसिएट हो जाते हैं। पहले हम बात करेंगे इस सेट की। तो देखिए, इस सेट के पास कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब इस फॉर्मूले में जब n की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आती है, 3। मींस इस प्रोटॉन के सेट के लिए जो पीक आएगी वो 3 पीक में स्प्लिट हो जाती है। तो 3 पीक में स्प्लिट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपलेट। और इसकी इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो 1:2:1 रहेगा। मींस जो ट्रिपलेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, बीच वाली पीक की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। अब दूसरे सेट की बात करें तो दूसरे सेट के पास कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, 1 है। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो जब n की वैल्यू हम n+1 फॉर्मूले में पुट करते हैं तो टोटल पीक्स कितनी आ जाएगी, 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डबलेट बनेगा और डबलेट में जो पीक्स हैं उनकी इंटेंसिटी का रेशियो 1:1 रहेगा। मींस दोनों पीक्स की जो हाइट है वो इक्वल रहेगी। तो इस तरह से एक प्रोटॉन क्या करता है, अपने एडजेसेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका सिग्नल स्प्लिट हो जाता है। अब देखिए, हम कुछ स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर स्प्लिटिंग पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर दो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। अब दोनों प्रोटॉन्स जो हैं वो नॉन इक्विवेलेंट हैं क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन क्या करेगा, इसके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा और ये प्रोटॉन इसके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनके सिग्नल स्प्लिट हो जाते हैं। अब देखिए, Ha की बात करें तो इसके पास एक प्रोटॉन है, तो इसके सिग्नल के लिए जो स्प्लिटिंग की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2। तो इसका सिग्नल 2 में स्प्लिट हो जाएगा। इसी तरह से B की बात करें तो इसके पास एक प्रोटॉन अवेलेबल है, तो यहाँ पर B का जो सिग्नल है वो 2 में स्प्लिट हो जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या है, अलग है। तो ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो इनके लिए जब n+1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो दोनों के लिए सिग्नल की स्प्लिटिंग इस तरह से हो जाएगी। मींस इनका जो सिग्नल है वो 3 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, दो तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का सेट है। पहला सेट हो जाएगा A और दूसरा सेट हो जाएगा B। पहले सेट को B अफेक्ट करेगा और B को A अफेक्ट करेगा। तो A के लिए जो सिग्नल है वो डबलेट बनेगा और B के लिए जो सिग्नल है वो क्वार्टेट फॉर्म में बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में ये सिग्नल इस तरह से स्प्लिट होंगे। अब इस एग्जांपल की बात करें तो A सेट के पास टोटल 6 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये 6 प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इस A प्रोटॉन के सिग्नल को सेप्टेट में स्प्लिट कर देंगे और B प्रोटॉन के सिग्नल को A प्रोटॉन्स डबलेट में स्प्लिट कर देंगे। इसी तरह से इन एग्जाम्पल के लिए हम स्प्लिटिंग को समझ सकते हैं। अब देखिए, अभी जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं उनसे क्या कंक्लूजन निकलता है, एक प्रोटॉन अपने एडजेसेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सिग्नल को अफेक्ट करता है। इसी तरह से दूसरा प्रोटॉन अपने पास वाले नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सिग्नल को स्प्लिट करता है। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इन अदर केसेस के बारे में। देखिए, अभी जो हमने केस डिस्कस किए हैं उसमें एक प्रोटॉन को पास वाले
नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया था। देखिए बीच वाले प्रोटॉन के लिए सिग्नल की बात करें तो उसको ये दोनों प्रोटॉन्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों प्रोटॉन्स को देखें तो ये क्या है, सेम है, मींस ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। अब हम ऐसे एग्जांपल की बात करें जिसमें ये दोनों पास वाले प्रोटॉन्स क्या हैं, एक दूसरे के नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो इस केस में बीच वाले प्रोटॉन के लिए जो सिग्नल की स्प्लिटिंग है वो किस तरह से होती है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा n+1 n'+1 n"+1। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो n है वो डिफरेंट एनवायरमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 1,1 डाइब्रोमो 3,3 डाइक्लोरोप्रोपेन का। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह के प्रोटॉन्स का सेट प्रेजेंट है जिनको हमने A, B और C से रिप्रेजेंट किया है। अब तीनों प्रोटॉन्स के सेट का जो एनवायरमेंट है वो डिफरेंट है। देखिए अगर A सेट की बात करें तो इसको B अफेक्ट करेगा और C सेट की बात करें तो इसको भी B अफेक्ट करेगा। अब देखिए अगर B की बात करें तो इसको A भी अफेक्ट करेगा और C भी अफेक्ट करेगा, लेकिन A का एनवायरमेंट अलग है और C का एनवायरमेंट अलग है। पहले हमने जो केस डिस्कस किया था उसमें इन दोनों सेट का जो एनवायरमेंट था वो सेम था, तो हम क्या करते थे, इन दोनों प्रोटॉन्स को जोड़ देते थे, लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए B को यहाँ पर 2 तरह के प्रोटॉन्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ तक यूज करेंगे। अगर बीच वाले प्रोटॉन्स को 3 तरह के सेट अफेक्ट करते हैं तो हम पूरे फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू पुट करते हैं तो A सेट में एक प्रोटॉन है और C सेट में भी एक प्रोटॉन है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पीक्स जो हैं वो आ जाएगी 4। मींस B के लिए जो स्प्लिटिंग होगी वो इस तरह से होगी, उसका जो सिग्नल है वो क्वार्टेट कहलाएगा। मींस उसका सिग्नल 4 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगा और इसके लिए जो इंटेंसिटी रहेगी उसकी वैल्यू ये रहेगी। अब डिस्कस करते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में। देखिए अभी हमने डिस्कस किया है जो NMR सिग्नल है उसकी जो स्प्लिटिंग है वो स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की वजह से होती है, लेकिन एक्चुअल में स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का फिजिकल बेसिस क्या है, मींस जो स्प्लिटिंग है वो किस कारण से होती है और किस तरह से जो प्रोटॉन है वो अपने नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं और किस तरह से उसमें स्प्लिटिंग होती है। तो देखिए अगर प्रोटॉन की बात करें तो वो एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और प्रोटॉन के स्पिन से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम लोकल मैग्नेटिक फील्ड या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो क्या करता है, अपने नेबरिंग प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है। अब लोकल मैग्नेटिक फील्ड नेबरिंग प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से अफेक्ट करता है उसके लिए हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं जिसमें कि 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन HA और HB प्रेजेंट है। अब ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट है तो इनके लिए एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होगा और ये दोनों डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ में रेजोनेंस शो करते हैं। अब देखिए ये प्रोटॉन जब एक दूसरे के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो सिग्नल आएंगे वो सिंगलेट नहीं होकर डबलेट फॉर्म में अपीयर होंगे। तो ये डबलेट किस तरह से बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं HA प्रोटॉन की। तो देखिए HA प्रोटॉन का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो HB के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। मींस HB क्या करेगा, HA के केमिकल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। अब ये किस तरह से करेगा, देखिए जब इस प्रोटॉन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो HB क्या करेगा, 2 तरह की कंडीशन शो करेगा। या तो
ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट रहेगा या ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ में रहेगा। तो इस तरह से HB जो है वो दो तरह के बिहेवियर शो करेगा। अब यहाँ पर HB का एनवायरमेंट जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ में रहता है तो वहां पर उस केस में HA की डीशील्डिंग हो जाएगी, और अगर HB अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट रहता है तो उस केस में HB की शील्डिंग हो जाएगी। तो इस तरह से शील्डिंग और डीशील्डिंग होने की वजह से जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जाता है। अब देखिए HB के कारण जो HA की डीशील्डिंग और शील्डिंग होती हैं वो हमेशा साइमल्टेनियसली होती हैं। मींस अगर सॉल्यूशन की बात करें तो उसका हाफ पोर्शन HA की डीशील्डिंग करेगा और दूसरा हाफ पोर्शन HA की शील्डिंग करेगा, और इस तरह से साइमल्टेनियसली जो डीशील्डिंग और शील्डिंग होती है उसकी वजह से जो सिग्नल है वो दो पीक्स में स्प्लिट हो जाता है या वहां पर डबलेट फॉर्मेशन हो जाता है। और जो डबलेट फॉर्मेशन में जो दो पीक्स हैं उसमें से एक डाउनफील्ड शिफ्ट शो करेगी और एक अपफील्ड शिफ्ट शो करेगी। इनकी जो डाउनफील्ड और अपफील्ड शिफ्ट है उसको हम सिग्नल की एक्चुअल पोजीशन से कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअल पोजीशन का मतलब है HB की एब्सेंस में जो पोजीशन आती है। अब बात करते हैं HB का जो ओरिएंटेशन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह से रहता है। देखिए इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर HB का जो लोकल एनवायरनमेंट है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, मींस वो HA को डीशील्ड कर रहा है। और इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर HB का जो लोकल या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट है। तो इस केस में HB क्या करेगा, HA को शील्ड करेगा। अब शील्डिंग और डीशील्डिंग की वजह से यहाँ पर डाउनफील्ड और अपफील्ड शिफ्ट होती है, मींस HA की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में चेंजेस आते हैं। देखिए अगर HB की एब्सेंस में HA के सिग्नल की बात करें तो वो इस तरह से आएगा, ये हो जाएगी इसकी एक्चुअल पोजीशन। अब जैसे ही HA HB के इन्फ्लुएंस में आता है तो वहां पर शील्डिंग और डीशील्डिंग हो जाती है। अब डीशील्डिंग जब होती है तो उस केस में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो मींस सिग्नल की पोजीशन क्या हो जाएगी, इस तरह से। यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इस तरह से इंक्रीज हो रही है। और अगर HA की शील्डिंग होती है तो उस केस में जो सिग्नल है उसकी पोजीशन ये रहेगी, यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सेंट्रल पीक है वो HB की एब्सेंस में बनेगा और ये सिंगलेट की फॉर्म में रहेगा, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे ही HA HB के इन्फ्लुएंस में आता है तो वहां पर सिग्नल की स्प्लिटिंग इस तरह से हो जाएगी, और इसमें से ये सिग्नल होगा डाउनफील्ड शिफ्ट का और ये सिग्नल होगा अपफील्ड शिफ्ट का। तो यहाँ पर डीशील्डिंग और शील्डिंग या हम कह सकते हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में चेंजेस आने की वजह से जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जाता है। अब देखिए जिस तरह से HB HA को अफेक्ट करता है उसी तरह से HA भी क्या करेगा, HB को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर HA के लिए एक डबलेट बनेगा और HB के लिए भी एक डबलेट बनेगा। अब डिस्कस करते हैं इथाइल ब्रोमाइड के NMR स्पेक्ट्रा को। तो देखिए इथाइल ब्रोमाइड की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के प्रोटॉन्स के सेट प्रेजेंट हैं, एक में 3 प्रोटॉन है और एक में 2 प्रोटॉन है। अब मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटॉन है उसको मिथाइलिन ग्रुप के प्रोटॉन अफेक्ट करेंगे और मिथाइलिन ग्रुप के जो प्रोटॉन है उसको मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन अफेक्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं मिथाइल ग्रुप के लिए यहाँ पर ट्रिपलेट बनेगा और मिथाइलिन ग्रुप के लिए यहाँ पर क्वार्टेट बनेगा। अब यहाँ पर ये जो स्प्लिटिंग है वो किस तरह से होती है और दोनों सेट के जो प्रोटॉन्स हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह से अरेंज रहते हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं मिथाइल प्रोटॉन के ट्रिपलेट की। तो देखिए मिथाइल प्रोटॉन का
जो ट्रिपलेट है वो मिथाइलिन ग्रुप के 2 प्रोटॉन्स की वजह से आता है। और मिथाइलिन ग्रुप के 2 प्रोटॉन की बात करें तो वो टोटल 4 तरह के स्पिन अलाइनमेंट शो करता है। अब देखिए ये हो जाएगा पहला सेट जिसमें प्रोटॉन के लोकल मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक है। ये हो जाएगा दूसरा सेट जिसमें प्रोटॉन के सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है। और इन दोनों सेट की बात करें तो एक प्रोटॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ है और एक अगेंस्ट है। इसमें ये अगेंस्ट हो जाएगा और ये साथ में हो जाएगा। अब देखिए इन सेट की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं और इन दोनों सेट की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर टोटल 3 सेट बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इस वजह से यहाँ पर जो सिग्नल है वो 3 पीक्स में स्प्लिट होता है। अब सिग्नल की इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक सेट है तो यहाँ पर ये सिग्नल इस तरह से आएगा। इस सेट की बात करें तो यहाँ पर 2 सेट कंबाइंड हो रहे हैं तो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी इससे जस्ट डबल रहेगी। और यहाँ पर एक सेट है तो इसकी इंटेंसिटी इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी की बात करें तो उसका रेशियो 1:2:1 हो जाएगा। इसी तरह से मिथाइलिन प्रोटॉन के लिए जो क्वार्टेट बनता है तो वो मिथाइल ग्रुप के 3 प्रोटॉन्स की वजह से बनता है। अब मिथाइल ग्रुप के 3 प्रोटॉन की बात करें तो वो टोटल 8 स्पिन अलाइनमेंट्स शो करता है। देखिए ये हो जाएंगे तीनों प्रोटॉन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ और ये हो जाएंगे 3 प्रोटॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट। और सेकंड सेट में 2 मैग्नेटिक फील्ड के साथ हैं और एक प्रोटॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट अलाइन हैं। और इस सेट की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के साथ है और 2 प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट अलाइन हैं। तो अगर हम सेट सेकंड और सेट थर्ड की बात करें तो ये क्या है, इक्विवेलेंट हैं। और सेट फर्स्ट और सेट फोर्थ की बात करें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पर 4 सेट बनते हैं। तो इस वजह से जो मिथाइलिन ग्रुप का सिग्नल है वो क्वार्टेट में स्प्लिट हो जाता है। अब इसका रेशियो देखें तो यहाँ पर एक सेट है, सेकंड सेट में 3 सेट हैं, थर्ड सेट में 3 सेट हैं और फोर्थ सेट में 1 सेट है। तो इनकी जो रिलेटिव इंटेंसिटी है उसका रेशियो 1:3:1 रहेगा। मींस जो क्वार्टेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये हो गया स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का फिजिकल बेसिस। अब बात करते हैं पीक की रिलेटिव इंटेंसिटी की। तो देखिए किसी भी मल्टीप्लेट में जो पीक्स हैं उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी को हम इस बाइनॉमिनल एक्सपेंशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ विसिनल प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए n की वैल्यू अगर 1 होती है तो वहां पर डबलेट बनेगा और पीक की जो इंटेंसिटी है उसका रेशियो 1:1 रहेगा। n की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पर जो रिलेटिव इंटेंसिटी है वो 1:2:1 होगी और वहां पर ट्रिपलेट बनेगा। n की वैल्यू 3 होती है तो उस केस में क्वार्टेट बनेगा और ये हो जाएगी पीक्स की रिलेटिव इंटेंसिटी। अब देखिए इसके अलावा जो पीक की रिलेटिव इंटेंसिटीज हैं उसको हम पास्कल ट्राइएंगल की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा पास्कल ट्राइएंगल। देखिए पास्कल ट्राइएंगल की बात करें तो उसमें क्या करते हैं, साइड में हम 1 लिखते रहते हैं और बीच की जो एंट्री है उसकी वैल्यू हम उसकी ऊपर वाली लेफ्ट साइड की और राइट साइड की वैल्यू की सम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 1 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 2। अब 3 की बात करें तो उसके लेफ्ट में क्या है 1 और राइट में क्या है 2। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ की जो वैल्यू है वो इन दोनों का सम है।
ये वैल्यू जो है वो इन दोनों का सम है, ये वैल्यू इन दोनों का सम है, और इस वैल्यू की बात करें तो ये इन दोनों का सम है। तो इस तरह से हम सेंटर की जो एंट्री है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।